नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और अधिक समायोजी वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन में सुधार का आह्वान किया। प्रधानमंत्री आज शाम मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति का शुभारंभ करेंगे और स्टार्टअप समुदाय को संबोधित करेंगे। निर्वाचन आयोग ने 15 राज्यों में 57 राज्यसभा सीटों के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। वाराणसी की एक अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण 17 मई तक पूरा करने का आदेश दिया। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति की एडवोकेट कमिश्नर बदलने की याचिका खारिज की। छत्तीसगढ़ में रायपुर हवाई अड्डे पर हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 2 पायलट की मौत। रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप बैडमिंटन प्रतियोगिता में पहली बार पदक सुनिश्चित कर इतिहास रचा। क्वार्टर फाइनल में मलेशिया को हराया। ऐशा सिंह और सौरभ चौधरी ने जर्मनी के सुही में ISSF जूनियर विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में मिक्स्ड टीम पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। और मुंबई में IPL क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराया। समाचार प्रभात में मनोज के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व स्वास्थ्य संगठन में सुधार का आह्वान किया है। श्री मोदी ने कहा कि समायोजी वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा व्यवस्था के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन को और मजबूत बनाए जाने की आवश्यकता है। श्री मोदी कल शाम दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के निमंत्रण पर इस सम्मेलन में भाग लिया। श्री मोदी ने कहा कि भविष्य की स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए समन्वित वैश्विक प्रयासों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सभी पक्षों को एक समायोजी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बनानी चाहिए और वैक्सीन तथा दवाओं तक सबकी समान पहुंच सुनिश्चित करनी चाहिए। WTO rules, particularly TRIPS, need to be more flexible. WHO must be reformed and strengthened to build a more resilient global health security architecture. We also call for streamlining WHO's approval process for vaccines and therapeutics to keep supply chains stable and predictable. As a responsible member of the global community, India is ready to play a key role in these efforts. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने कोविड महामारी की रोकथाम के लिए जन केंद्रित उपाय अपनाए और वार्षिक स्वास्थ्य बजट के लिए सर्वाधिक आवंटन किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम संचालित किया, जिसके तहत 90% से अधिक वयस्क आबादी का पूर्ण टीकाकरण हो चुका है। कोविड महामारी से संघर्ष में पारंपरिक औषधि के योगदान का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारतीयों ने प्रतिरोधी क्षमता विकसित करने के लिए पारंपरिक औषधियों का व्यापक उपयोग किया, जिससे अनेक लोगों का जीवन बचाया जा सका। उन्होंने कहा कि हाल में सरकार ने गुजरात के जामनगर में विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र की आधारशिला रखी, जिसका उद्देश्य पूरे विश्व तक पारंपरिक औषधियों का लाभ पहुंचाना है। प्रधानमंत्री ने बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पक्षों के लिए समायोजी विश्व व्यापार संगठन समझौते का आह्वान किया। In India, we extensively use our traditional medicines to supplement our fight against COVID and to boost immunity, saving countless lives. Last month, we laid the foundation of WHO Center for Traditional Medicine in India with an aim to make this age-old knowledge available to the world. Excellencies, it is clear that a coordinated global response is required to combat future health emergencies. इस बीच देश में अब तक 190 करोड़ 97 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि कल 12,15,000 से अधिक टीके लगाए गए। 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग में अब तक 4 करोड़ 26 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। स्वस्थ होने की दर 98.74% है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति का शुभारंभ करेंगे। इंदौर में आयोजित मध्य प्रदेश स्टार्टअप सम्मेलन में श्री मोदी स्टार्टअप समुदाय को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश स्टार्टअप पोर्टल का उद्घाटन करेंगे, जो प्रदेश में स्टार्टअप उद्यमों के लिए अनुकूल माहौल बनाने में सहायता करेगा।
हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस सम्मेलन में स्टार्टअप उद्यमियों को निवेशकों से संपर्क बनाने का अवसर प्राप्त होगा। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2022 में विभिन्न हितधारक भाग लेंगे। मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति 2022 की कई विशेषताएं हैं जो इसे देश में एक अलग पहचान देती हैं। इसमें संस्थागत रूप से विषय विशेषज्ञों की सहायता से मध्य प्रदेश स्टार्टअप सेंटर की स्थापना, उपयुक्त ऑनलाइन पोर्टल का विकास, विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय और राज्य स्तर के तकनीकी और प्रबंधन संस्थानों सहित अन्य शैक्षणिक संस्थानों से आवश्यक शैक्षणिक सहायता का आदान प्रदान करना भी शामिल है। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष के दौरान ही उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा मध्य प्रदेश के 500 से अधिक स्टार्टअप को मान्यता दी गई है। इसी तरह प्रदेश में 1900 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप में से अधिकांश स्टार्टअप प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं। राज्य में लगभग 31% स्टार्टअप भोपाल में और 44% इंदौर में स्थित हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। निर्वाचन आयोग ने 15 राज्यों में 57 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा कर दी है। चुनाव की अधिसूचना 24 मई को जारी की जाएगी और नामांकन 31 मई तक होगा। मतदान 10 जून को होगा और उसी दिन वोटों की गिनती की जाएगी। एक रिपोर्ट। राज्यसभा चुनाव वाले राज्यों में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। कुछ प्रमुख सदस्य जिनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है उनमें केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन, मुख्तार अब्बास नकवी, पीयूष गोयल, रामचंद्र प्रसाद सिंह, वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम, जयराम रमेश, कपिल सिब्बल, अंबिका सोनी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल और शिवसेना के संजय राउत शामिल हैं। इन सदस्यों का कार्यकाल इस वर्ष जून से अगस्त के बीच समाप्त हो रहा है। समाचार कक्ष से तृप्ति श्रीवास्तव। वरिष्ठ निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री केवी थॉमस को पार्टी से आधिकारिक रूप से निष्कासित कर दिया गया है। केरल प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष के सुधाकरण ने बताया कि श्री थॉमस को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सहमति के बाद निष्कासित किया गया। श्री थॉमस ने एर्नाकुलम में थ्रिक्काकरा में सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व वाले वामपंथी लोकतांत्रिक मोर्चा के चुनाव सम्मेलन में भाग लिया था, जिसके बाद उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई। उत्तर प्रदेश में वाराणसी की एक अदालत ने जिला प्रशासन को 17 मई तक ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे पूरा करने और रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। अदालत ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति की याचिका खारिज कर दी, जिसमें एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को बदलने की मांग की गई थी, जिन्हें सर्वेक्षण का जिम्मा सौंपा गया था। अदालत ने सर्वेक्षण के लिए एक विशेष अधिवक्ता आयुक्त और एक सहायक अधिवक्ता आयुक्त की भी नियुक्ति की। अदालत के निर्देश पर ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण विरोध प्रदर्शन के बीच 6 मई को शुरू किया गया था। अगले दिन सर्वेक्षण रोक दिया गया और अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति ने अदालत से नियुक्त अधिवक्ता आयुक्त को बदलने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की। इसके अगले दिन प्रतिपक्षी याचिका दायर की गई, जिसमें अदालत से भूमिगत तल सहित मस्जिद परिसर की वीडियोग्राफी पूरा करने का आदेश देने की मांग की गई। एक वर्ष पहले ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी मंदिर में दैनिक पूजा अर्चना की अनुमति मांगते हुए न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। छत्तीसगढ़ में कल रात हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 2 पायलटों की मौत हो गई। ये हादसा रायपुर के स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डे पर हेलीकॉप्टर लैंडिंग के समय हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। यह दुर्घटना उस समय हुई जब छत्तीसगढ़ राज्य का हेलीकॉप्टर अपनी नियमित प्रशिक्षण उड़ान पर था। रायपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि इस दुर्घटना में हेलीकॉप्टर में सवार दोनों पायलट कैप्टन गोपाल कृष्ण पांडा और कैप्टन एपी श्रीवास्तव गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल पास के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। राज्य सरकार की ओर से जारी बयान के अनुसार प्रारंभिक साक्ष्यों के आधार पर ऐसा लग रहा है कि यह दुर्घटना तकनीकी खराबी के कारण हुई है। दुर्घटना के सही कारणों का पता लगाने के लिए डीजीसीए और राज्य सरकार के आदेश पर विस्तृत तकनीकी जांच की जाएगी। राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दोनों पायलटों की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए उनके शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के तालचर में महानदी आयुर्विज्ञान और अनुसंधान संस्थान संचालित करने के ओडिशा सरकार के निर्णय का स्वागत किया है। इस संस्थान का निर्माण महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड एमसीएल कंपनी कर रही है। देश में प्रत्येक जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि का उल्लेख करते हुए श्री प्रधान ने आशा व्यक्त की कि ओडिशा सरकार और एमसीएल इस संस्थान के जल्द से जल्द संचालन के लिए मिलकर काम करेंगे। इस संस्थान के निर्माण और रखरखाव के लिए आवश्यक धनराशि एमसीएल की ओर से उपलब्ध कराई जाएगी, जबकि राज्य का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग इसे संचालित करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और अधिक समायोजी वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन में सुधार का आह्वान किया। प्रधानमंत्री आज शाम मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति का शुभारंभ करेंगे और स्टार्टअप समुदाय को संबोधित भी करेंगे। निर्वाचन आयोग ने 15 राज्यों में 57 राज्यसभा सीटों के चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा की। वाराणसी की एक अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण 17 मई तक पूरा करने का आदेश दिया। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति की एडवोकेट कमिश्नर बदलने की याचिका खारिज की। छत्तीसगढ़ में रायपुर हवाई अड्डे पर हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 2 पायलट की मौत। रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप बैडमिंटन प्रतियोगिता में पहली बार पदक सुनिश्चित कर इतिहास रचा। क्वार्टर फाइनल में मलेशिया को हराया। ऐशा सिंह और सौरभ चौधरी ने जर्मनी के सूही में आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में मिक्स्ड टीम पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता और मुंबई में आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराया। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। श्रीलंका में रानिल विक्रमसिंघे ने नए प्रधानमंत्री का पदभार संभाल लिया है। राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्ष ने कल कोलंबो में राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में यूनाइटेड नेशनल पार्टी के नेता रानिल विक्रमसिंघे को पद की शपथ दिलाई। राष्ट्रपति के भाई महिंदा राजपक्ष ने देश में सरकार विरोधी प्रदर्शनों और हिंसक हमलों के बाद सोमवार को प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया था। उनके त्यागपत्र से मंत्रिमंडल स्वतः भंग हो गया था। श्री विक्रमसिंघे को राजनीतिक और आर्थिक संकट से घिरे द्वीप देश श्रीलंका में स्थिरता लाने के प्रयास में फिर से प्रधानमंत्री बनाया गया है। राष्ट्रपति की ओर से 73 वर्षीय विक्रमसिंघे को प्रधानमंत्री नियुक्त करने को देश में हिंसा समाप्त करने और अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता बहाल करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। सरकार आर्थिक संकट से उबरने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से राहत पाने की बातचीत कर रही है। बुधवार को प्रदर्शनकारियों के हमलों के बाद प्रशासन ने राजधानी कोलंबो की सड़कों पर बख्तरबंद वाहन और सैनिक तैनात किए। प्रदर्शनों के दौरान 9 लोगों की मौत हो गई और 200 से अधिक घायल हुए। पिछले कई सप्ताह से प्रदर्शनकारी राजपक्ष बंधुओं के त्यागपत्र की मांग कर रहे हैं। भारी ऋण के संकट से जूझ रहा श्रीलंका दिवालिया होने के कगार पर है। देश में ईंधन, भोजन और अन्य आवश्यक सामग्रियों पर भयंकर अभाव है। इस बीच राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर 17 मई को चर्चा होगी। संसद अध्यक्ष के कार्यालय ने बताया कि 17 मई को ही संसद की बैठक से विशेष अनुमति लेकर अविश्वास प्रस्ताव पर बहस शुरू होगी। भारतीय तटरक्षक ने मन्नार की खाड़ी में फंसी मछली पकड़ने की नौका से 6 मछुआरों को सुरक्षित निकाला है। तटरक्षक बल की विज्ञप्ति में कहा गया है कि बुधवार को पोत अभिराज से बीच समुद्र से मछुआरों को बचाया गया और नौका सहित तूतीकोरिन बंदरगाह तक सुरक्षित लाया गया। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप प्रतियोगिता में पहली बार पदक सुनिश्चित करके इतिहास रचा है। भारतीय टीम ने कल बैंकॉक में क्वार्टर फाइनल मुकाबले में मलेशिया पर रोमांचक जीत हासिल की। पहले मुकाबले में भारत के लक्ष्य सेन विश्व चैंपियन मलेशिया के ली जी जिया से 46 मिनट तक चले मुकाबले में 21-23, 9-21 से हार गए। वहीं सात्विक साईराज, रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने मलेशिया के गोह जे फेई और नूर इजुद्दीन को 21-19, 21-15 से हरा
हराकर भारत को 5 मैचों के मुकाबले में वापस ला दिया, जबकि किदाम्बी श्रीकांत ने एनजी चेयोंग को 21-11, 21-17 से हराया। हालांकि चौथे मैच में कृष्णा प्रसाद और विष्णुवर्धन की भारतीय जोड़ी को अरॉन चिया और टीओई से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद एचएस प्रणॉय ने लियोंग जून हाओ को 21-13, 21-8 से शिकस्त देकर भारत को सेमीफाइनल में पहुंचने में मदद की। थॉमस कप प्रतियोगिता में भारत को अब कम से कम कांस्य पदक अवश्य मिलेगा। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला डेनमार्क से होगा। भारत की ऐशा सिंह और सौरभ चौधरी ने जर्मनी के सूही में आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में मिक्स्ड टीम पिस्टल स्वर्ण पदक जीता है। भारत की ही पलक और सरबजोत सिंह को इस स्पर्धा में रजत पदक मिला। भारतीय निशानेबाज रमिता और पार्थ मखीजा ने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता। इस प्रतियोगिता में भारत ने अब तक 4 स्वर्ण सहित 10 पदक जीते हैं। आईपीएल क्रिकेट में कल रात मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराया। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 16 ओवर में 97 रन पर ही आउट हो गई। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने सबसे अधिक नाबाद 36 रन बनाए। जवाब में मुंबई इंडियंस ने 98 रन का आसान लक्ष्य केवल 14 ओवर और 5 गेंद में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। आईपीएल में आज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कान फिल्मोत्सव में दिखाई जाने वाली फिल्मों की सूची जारी की है। इसमें आर माधवन की फिल्म रॉकेटरी भी शामिल है, जिसका विश्व प्रीमियर किया जाएगा। फिल्मोत्सव के 75वें संस्करण के अंतर्गत दिखाई जाने वाली फिल्मों में मराठी फिल्म गोदावरी, हिंदी फिल्म अल्फा बीटा गामा, मिशिंग भाषा की फिल्म बुम्बा राइड, हिंदी और मराठी फिल्म धुइन और मलयालम फिल्म ट्री फुल ऑफ पैरट्स शामिल हैं। भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण एफएसएसएआई ने खाद्य व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप लॉन्च किया है। इसके द्वारा सरलता से एफएसएसएआई पंजीकरण का आवेदन किया जा सकता है। उपभोक्ता इस ऐप का उपयोग संबंधित शिकायतों को दर्ज करने के लिए भी कर सकते हैं। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आकाशवाणी समाचार आजादी के तराने शीर्षक से एक कार्यक्रम प्रसारित करता है। ये कार्यक्रम उन देशभक्ति गीतों पर आधारित है जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में लोगों में जोश भर दिया था। आजादी के तराने परिक्रमा कार्यक्रम में आज शाम 4:45 बजे प्रसारित किया जाएगा। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान भारतीय जनमानस को उत्प्रेरित कर स्वतंत्रता का अलख जगाने और मातृभूमि के प्रति सेवा, समर्पण और त्याग की ज्वाला प्रज्वलित कर देने वाले अमर गीतों पर आधारित विशेष कार्यक्रम आजादी के तराने सुनना न भूलें। एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रत्येक शुक्रवार शाम 4:45 पर परिक्रमा कार्यक्रम के अंतर्गत आजादी के तराने सिर्फ आकाशवाणी पर। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए प्रतिदिन ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की एक झलक। आज की कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी और भारत के पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को याद कर रहे हैं। उनका जन्म 13 मई 1905 को नई दिल्ली में हुआ था। 1925 में जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात के बाद वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में आए और स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल हो गए। उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। इसके लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया और 3.5 साल के लिए जेल भेज दिया गया।
स्वतंत्रता के बाद फखरुद्दीन 1952 में राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। इसके बाद वे असम सरकार के महाधिवक्ता बने और फिर 2 बार असम विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए। वे 1967 में लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। इसके बाद 1971 में वे फिर लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए और कैबिनेट मंत्री के रूप में उन्होंने खाद्य और कृषि, सहकारिता, शिक्षा, औद्योगिक विकास और कंपनी कानून से संबंधित विभिन्न जिम्मेदारियां संभाली। फखरुद्दीन अली अहमद 1974 में भारत के 5वें राष्ट्रपति बने। इस पद पर रहते हुए जब वो नमाज पढ़ने के लिए तैयार हो रहे थे तो अचानक गिर पड़े और 11 फरवरी 1977 को उनकी मृत्यु हो गई। आकाशवाणी की तरफ से महान राष्ट्रवादी नेता को हमारा नमन। आज हम गांधीवादी स्वाधीनता सेनानी वी.आर. कृष्णन अझुतचंद को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका निधन 13 मई 2004 को हुआ था। मलयालम और अंग्रेजी भाषा के प्रतिभावान लेखक कृष्णन कोचीन स्टेट प्रजा मंडलम के संस्थापक महासचिव थे। ये भारत की स्वतंत्रता से पहले कोचीन रियासत में कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक इकाई थी। वे दीनबंधु समाचार पत्र के संस्थापक संपादक भी थे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को सही अर्थों में अपने क्षेत्र में जन जन की पार्टी बना दिया था। वी.आर. कृष्णन अझुतचंद का जन्म 25 अप्रैल 1909 को त्रिशूर के अविनिशसेरी में हुआ। वो 1925 में त्रिशूर में महात्मा गांधी के साथ बैठक के उपरांत स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल होने के लिए प्रेरित हुए। कोचीन के राजा की संप्रभुता समाप्त करने और उत्तरदायी सरकार की स्थापना के उद्देश्य से 9 फरवरी 1941 को प्रजामंडलम की स्थापना की गई। जनवरी 1942 में प्रजामंडलम ने इरिंजालाकुडा में पहली वार्षिक सभा आयोजित करने का फैसला किया। दीवान A.W. डिक्सन ने प्रजामंडलम की गतिविधियों से राजा के प्रति वैमनस्य उत्पन्न होने की वजह से सभा पर रोक लगा दी और प्रतिबंध के परिणाम स्वरूप अझुत अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के लिए गांधी जी के नेतृत्व में सम्मेलन आयोजित किया गया। अझुतचंद और एस. नीलकांडा अय्यर प्रजामंडलम के प्रतिनिधि के रूप में सम्मेलन में शामिल हुए। प्रजामंडलम ने 1945 में चुनाव का सामना करने का निर्णय किया। अझुतचंद को निर्विरोध रूप से कोचीन विधान परिषद के लिए चुना गया। अझुतचंद नेमारा के प्रतिनिधि के रूप में त्रावणकोर कोचीन विधान परिषद के सदस्य भी थे। अझुतचंद ने अपना जीवन लोगों और लेखन के लिए समर्पित कर दिया। उन्हें वी.आर. कृष्णन अझुतचंद आत्मकथा के लिए 2000 में केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 13 मई 2004 को वी.आर. कृष्णन अझुतचंद का निधन हो गया। महान राष्ट्रवादी नेता को हमारा नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे एक नई कड़ी के साथ। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज से 3 दिन के हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। वे चंबा, धर्मशाला और बिलासपुर में अनेक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। इस बीच भारतीय जनता युवा मोर्चा आज से धर्मशाला में पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए 3 दिन की प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित करेगी। इसका उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा करेंगे।
जम्मू कश्मीर में कल आतंकवादियों ने बड़गाम जिले के चदुरा इलाके के तहसील कार्यालय में कार्यरत कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की गोली मारकर हत्या कर दी। सूचना के अनुसार इस घटना में 2 आतंकवादी शामिल थे। इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और आतंकवादियों की तलाश की जा रही है। राजस्थान में भीषण गर्मी से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। इस बीच बंगाल की खाड़ी में एक नया पश्चिमी विक्षोभ बन रहा है, जिसका असर राज्य के कुछ क्षेत्रों में पड़ सकता है। इसके कारण 16 से 18 मई तक राज्य में मौसम में बदलाव होगा और लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। और अब मौसम। राजधानी दिल्ली में गर्म हवाएं चलने की संभावना है। दिल्ली में तापमान 29 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। मुंबई में मौसम साफ रहेगा। चेन्नई में गरज के साथ बारिश हो सकती है और कोलकाता में बादल छाए रह सकते हैं और बिजली कड़कने की संभावना है। जम्मू, श्रीनगर, लेह और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं और आंधी के साथ बारिश की संभावना है। गुवाहाटी, इम्फाल, शिलंग, आइजोल, कोहिमा, ईटानगर, गैंगटॉक और अगरतला में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और बारिश हो सकती है। और मनोज, अब बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी निखिल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे वैश्विक कोविड शिखर सम्मेलन को संबोधित करने का समाचार आज अधिकतर अखबारों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, टीकों और दवाई तक सभी की पहुंच सुनिश्चित हो। लोक सत्य ने लिखा है, इस साल वैक्सीन की 5 अरब डोज बनाएगा भारत। हरिभूमि की खबर है, स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का समन्वित वैश्विक प्रयासों से मुकाबला किए जाने की आवश्यकता। राष्ट्रीय सहारा के अनुसार विदेश जाने वाले समय से पहले ले सकेंगे प्रिकॉशन डोज। पत्र लिखता है, गंतव्य देश के दिशा निर्देशों के अनुसार टीका लेने की अनुमति। राजस्थान पत्रिका ने विदेश दौरा शीर्षक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेपाल जाने का समाचार दिया है। पत्र के अनुसार श्री मोदी 16 मई को प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के निमंत्रण पर नेपाल पहुंचेंगे। उत्तर प्रदेश सहित राज्यसभा की 57 सीटों पर 10 जून को चुनाव होगा। नवभारत टाइम्स के बॉक्स में है। अमर उजाला की खबर है, उत्तर प्रदेश में मदरसों की कक्षाएं शुरू होने से पहले राष्ट्रगान भी गाया जाएगा। अधिकारी आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के लिए निगरानी करेंगे। श्रीलंका की मौजूदा स्थिति पर ज्यादातर अखबारों की नजर है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, आर्थिक संकट, प्रदर्शन और हिंसा के बीच रानिल विक्रमसिंघे बने श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के देश छोड़ने पर रोक। वैश्विक स्तर पर नकारात्मक रुख के बीच सेंसेक्स 1158 अंक टूटा और विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली से बाजार प्रभावित हुआ। पंजाब केसरी ने इसे मुख्य पृष्ठ पर स्थान दिया है। इसी खबर पर दैनिक ट्रिब्यून की टिप्पणी है, 5 दिन में 18.74 लाख करोड़ रुपए का नुकसान। अमर उजाला ने कारोबार पन्ने पर लिखा है, औद्योगिक उत्पादन मार्च में 1.9% और 2021-22 में 11.3% बढ़ा, लेकिन खाद्य महंगाई पिछले 17 महीने में सर्वाधिक 8.38% रही। हिंदुस्तान का ये समाचार ध्यान आकृष्ट करता है, 9000 फुट की ऊंचाई पर आसमान में उड़ते विमान का पायलट बेहोश, यात्री ने लैंड कराया विमान। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और अधिक समायोजी वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन में सुधार का आह्वान किया। प्रधानमंत्री आज शाम मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति का शुभारंभ करेंगे और स्टार्टअप समुदाय को संबोधित भी करेंगे। निर्वाचन आयोग ने 15 राज्यों में 57 राज्यसभा सीटों के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। वाराणसी की एक अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण 17 मई तक पूरा करने का आदेश दिया। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति की एडवोकेट कमिश्नर बदलने की याचिका खारिज की गई। छत्तीसगढ़ में रायपुर हवाई अड्डे पर हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 2 पायलट की मौत। रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप बैडमिंटन प्रतियोगिता में पहली बार पदक सुनिश्चित कर इतिहास रचा। क्वार्टर फाइनल में मलेशिया को हराया। ऐशा सिंह और सौरभ चौधरी ने जर्मनी के सूही में ISSF जूनियर विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में मिक्स्ड टीम पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। और मुंबई में IPL क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।